कहीं पे भी आप वर्ड यूज हो रहा है ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, अब ये याद रखिएगा, अगर ये नी जॉइंट को स्टेबल करके आप एंकल से खींचते हैं तो ये जो मैनुअल थेरेपी कहलाती है वो ट्रैक्शन कहलाती है। मतलब कि आपने जो है वो लोअर एंड से पकड़ा है एंकल को, मतलब जब आप क्लोज टू एंड पकड़ेंगे, मतलब कि जब आप ये काफ मसल से पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आपके पास डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। जब आप लोअर एंड से पकड़ेंगे, मतलब कि जब आप एंकल जॉइंट से पकड़ेंगे वहां से खींचेंगे तो ये आ जाएगी ट्रैक्शन। अगर समझ लगी तभी बता दे, नहीं लगी फिर बता दे, मैं फिर समझाने को तैयार हूँ। सर नहीं आई समझ। सर फिर से बता दें। फिर से बता देता हूँ। जब आप कह ले कि नी जॉइंट, ये आपने ये चीज देखनी है, बाकी छोड़ दे। ये अगर इसने हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, यही अगर हाथ यहाँ पे रख के ये खींच रहा है ना, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रैक्शन। क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी। अब ये इसने यहाँ से हाथ रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ट्रैक्शन दे रहा है, मतलब कि इसने करीब से नहीं पकड़ा, इसने दूर से पकड़ा हुआ, इसने लोअर एंड से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्लोज टू एंड अगर पकड़ेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा। अगर आपने लोअर एंड से पकड़ा हुआ है, मतलब वे फ्रंट जो है वो आपने क्लोज पॉइंट से पकड़ा हुआ है, तो ये आपके पास ट्रैक्शन है। अब दोनों का जो फायदा है वो एक ही है। ठीक है, दोनों का फायदा क्या है कि इन्होंने ज्वाइंट स्पेस बनानी है, पेन को कम करना है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि ट्रैक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्ट के फायदे क्या हैं। तो फायदे ये हैं कि जब हम खींचेंगे ऑटोमेटिकली जॉइंट में स्पेस आ जाएगी, जब स्पेस आएगी आप इजीली मूवमेंट कर सकेंगे, रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, पेन भी आपकी कम हो गई। तो मेन जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, पेन को कम करेगा, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएगा, जॉइंट स्पेस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यस सर। सर लेकिन इसको जो सिर्फ नी जॉइंट अगर पे स्टेबलाइज, नी जॉइंट को जी जी स्टेबलाइज कर। जी स्टेबलाइज। अब ये देखें, जब ये मैं इधर से वो हाथ अगर नहीं रखेगा, स्टेबल नहीं करेगा नी जॉइंट को, तो वो टांग तो फिर ऊपर को चलेगी जाएगी ना। स्टेबल करना जो है वो जरूरी है। वाहद एक सर हिप जॉइंट है रेजिस्टेंस नहीं जिसमें आपको होगी। कहने कि कोई अल्टरनेटिव जो कहने कि फिजिकल आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती जो आपको स्टेबल करे। ये नीचे आप देखें हिप जॉइंट को ना ट्रैक्शन दे रहा है, देख रहे हैं आप, वो एंकल से खींच रहा है। ये यहां से आपको समझ लग जाएगी। ये देखें हिप की ट्रैक्शन करवा रहा है, हिप की ट्रैक्शन कैसे करवाएगा, वो एंकल जॉइंट से पकड़ के खींच रहा है, नी को बेंड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैक्शन। सर ये डिसलोकेटेड जॉइंट्स के लिए होती है वैसे ही ये सिर्फ वैसे स्पेसिंग। अब मैंने बताया ना कि ट्रैक्शन जो होती है ना वो कह ले कि मुख्तलिफ टाइप्स की, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, आपने वो सर्जरी वाले वार्ड में देखे होंगे कि उनकी टांग का ऑपरेट हुआ होता है तो वो साथ में एक जो है रोप लटका के उसके साथ जो है वो ब्रिस्ट वगैरह या ईंट वगैरह बांधी होती है, तो वो भी ट्रैक्शन के तौर पे काम कर रही होती है। बाज दफा ऐसा होता है कि आपकी गर्दन को जो है मुख्तलिफ कह ले कि मैकेनिकल जो है वो चीज से जो है वो ऊपर को थोड़ा सा खींचा होता है, तो वो भी ट्रैक्शन होती है। तो मेन जो ट्रैक्शन का है वो स्पेस बनाने का है, ये चीज याद रखनी है, स्पेस और पेन और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने का। अब यहाँ पर मैं आपको जो बार बार चीज समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये वेबिनार अटेंड करने का फायदा हो जाए कि आप लोगों को ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में जो है ना डिफरेंस पता चल जाए। ये अब एंकल जॉइंट से आपके हिप जॉइंट को खींच रहा है, मतलब कि लोअर एंड से खींच रहा है। अब ये पूरी जो टांग है इसका लोअर एंड एंकल जॉइंट ही बन रहा है ना, तो एंकल जॉइंट से जब आपके हिप को अपनी तरफ वो खींच रहा है तो ये हमारे पास ट्रैक्शन है। अगर यही हाथ उसने ये नी जॉइंट पे अप्लाई किए होते, नी जॉइंट से पकड़ के हिप को खींच रहा होता, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रैक्ट था। या अगर वो यहाँ पर भी पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ तो डिस्ट्रैक्ट होना था। अब आप लोगों में से कोई एक भी जो है ना वो कह ले के स्टूडेंट्स बता दे मुझे कि सर समझ लग गई है। सर आ गई है समझ। समझ आ गई। अगर ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि पीएसएल जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है,
तो आप लोगों को फिर भी अगर कोई चीज की समझ नहीं लगती तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ताकि आप जो है वो फ्यूचर में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे सामने आए। ठीक है, हमारा वो ज़हन नहीं है कि वो कह ले कि एक अगर फिजियोथेरेपिस्ट है वो कह ले कि कामयाब हो रहा है तो दूसरा जो है उसको नीचे लेके आ रहा है कि हमसे ही आगे क्यों जाए। मेरी विश है कि आप सब लोग जो है मेरे से भी आगे जाएं, ताकि आप भी कल को किसी को जो है पढ़ा रहे हो तो वो फिर आपकी तारीफ करे और वो कहे कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर से सीखा है, किसी अच्छे टीचर से सीखा है। इज ओके? यस सर इंशाल्लाह। जो है वो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। पहले ये था, जब हमने डिस्ट्रैक्ट दिया या हमने ट्रैक्शन दी तो स्पेस आ गई। ठीक है, अब ये उन्होंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि ये कह ले कि आप डिस्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं, ये टीबिया वगैरह या फीमर वगैरह उसको होल्ड करके जो है वो आप रोटेट करते हैं। अब ये जो वायर वगैरह आपको नजर आ रही है ना ये ऊपर, इससे बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन। ये जब आप आर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेट वगैरह करते हैं ना मुख्तलिफ ज्वाइंट का या बोन का, तो तब ये एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है वो फिक्स करते हैं। अब इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन का ये मतलब होता है कि कोई अगर चीज अंदर से आपकी हड्डी को अंदर से मजबूती के साथ जो है वो ग्रिप कर रही है या पकड़ के रखा हुआ है उसने, तो उसको हम इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं। अगर आपको बाहर से आपकी हड्डी को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो डिसलोकेट ना हो या आगे पीछे जो है उसके फ्रैक्चर्स बढ़ ना जाए या उसका इन्फेक्शन वगैरह या कुछ ऐसी चीज बढ़ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए जो है वो फिक्सेशन की जाती है। ये जो अभी आपके सामने है ये है एक्सटर्नल फिक्सेशन। ठीक है, अब ये जो 3 चीजें हैं ये मैं ऊपर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है वो आ जाता है, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपने जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ करना है, वेट को मैनेज करना है, फिर जो है वो पेशेंट को आपने एजुकेट करना है, बार बार री एजुकेशन उसको जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर आ जाती है लैंड वाटर बेस्ड एक्सरसाइज, आपने जो है वो उनको स्विमिंग वगैरह का बोलना है पेशेंट को। ठीक है, वाटर के अंदर जो है उसको आपने बोलना है वो मूवमेंट्स वगैरह करे। ठीक है, फिर वॉकिंग केन वगैरह जो स्टिक वगैरह शुरू में पकड़ी थी वो लेके जो है उसके साथ चलें। फिर बायोमैकेनिकल इंटरवेंशन आपने कुछ ऐसी करनी है कि उसका जो बॉडी का कह ले कि बोन्स वगैरह आ जाती हैं, जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, उसको आपने स्टेबल कैसे रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देनी है, वो चीजें आ जाएंगी। फिर ये आ जाता है बेलिनोथेरेपी। अब ये है कि बेलिनोथेरेपी में क्या होता है कि ये जो लफ्ज है ये निकला है लैटिन से। ठीक है, अब ये है कि इसका मतलब क्या बनता है कि जो हम ये वाटर के अंदर हाइड्रोथेरेपी वगैरह करते हैं ना, या वाटर के अंदर मूवमेंट्स वगैरह करते हैं या वाटर वगैरह को हम यूज करते हैं फॉर फिजियोथेरेपी के लिए, तो इसे हम बोलते हैं बेलिनोथेरेपी। आप इसको ये भी कह सकते हैं बेलिनोथेरेपी इज अ हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैप्सिसिन आ जाती है फार्माकोलॉजिकल में, उसके बाद पैरासीटामोल आ जाती है, टिपिकल एनसेड यूज हो जाते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद ओरल कोक्स 2 इनहिबिटर भी आ जाता है। अब ये मुख्तलिफ मेडिसिन है, ये अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसके नीचे जो है ना वो अगर आप उसकी पर्ची जो उसके अंदर होती है ना वो अगर आप देखें तो आपको ये चीजें उधर लिखी हुई मेंशन जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो चीजें याद रखनी है। अब मुख्तलिफ जो है वो इंजेक्शन वगैरह यूज होते हैं जो हम जो नी ज्वाइंट होता है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको अब ये जो नी ज्वाइंट में हम इंजेक्शन वगैरह इंसर्ट करते हैं या वहां से हम फ्लूइड वगैरह निकालते हैं, इस कहले के प्रोसीजर को हम कौन सा नाम देते हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो कहले के शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, ओके सर। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ओके सर। यस सर आ रही है। अब ये जो हम जॉइंट्स वगैरह से कह ले कि फ्लूइड निकालते हैं या कोई भी चीज इंजेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट एस्पायरेशन। जॉइंट एस्पायरेशन, और इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे हम बोलते हैं आर्थोसेंथीसिस। आर्थोसेंथीसिस, थीसिस भी बोलते हैं, कुछ टीसिस भी बोलते हैं। आर्थोसेंथीसिस। ठीक है,
और उसके बाद ये कह ले कि नीचे जो है ऑर्थोपेडिक सर्जिकल आ जाता है, इसमें ये ऑपरेट वगैरह का जो मैं पहले आप लोगों के साथ जो है शेयर कर चुका हूँ। अब ये है कि जो नी जॉइंट के अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना आर्टिकल कार्टिलेज वगैरह को लुब्रिकेट करने के लिए, वो ये लगाते हैं ग्लूकाकोर्टिकॉइड का। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है कि वो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये है कि ये वक्ती तौर पे कह ले कि आपको ये लुब्रिकेट करता है, मुकम्मल तौर पे नहीं होता। ये 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद फिर आपको वो प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अब ये फिर आगे थर्ड पे आ जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके रिस्क फैक्टर मैंने आपसे सारे जो है वो कह लें कि डिस्कस कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब थोड़ी थोड़ी इन चीजों को ऊपर से आप देख लें। अब ये है कि इधर आप देखिए सेल्फ मैनेजमेंट। अब इसमें एरोबिक एक्सरसाइज आपने करवानी है, मतलब कि जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो कह ले के सप्लीमेंट्स हैं वो आपने यूज करवाने हैं। अब ये है कि इसका आपको पता होना चाहिए ये न्यूट्रा जो क्यूटिकल जो है वो सप्लीमेंट कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रीन टी आ जाती है, ग्लूकोजामाइन आ जाता है, ग्रीन टी, ग्लूकोजामाइन, ओमेगा 3, ल्यूटेन। अब ये जो ल्यूटेन है ना सप्लीमेंट, ये आंखों की अगर किसी का वो मसला है, आंखों की वीकनेस वगैरह है, तो वहां पर भी ये यूज होती है ल्यूटेन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोलिक एसिड, कॉड लिवर ऑयल, COD, आगे लिवर ऑयल। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्राक्यूटिकल जो है सप्लीमेंट है। ये ज्यादातर जो डाइटिशियन होते हैं ये सप्लीमेंट ही यूज करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। उसके बाद ये है कि आपके जो स्टेम सेल है उसकी आप थेरेपी कैसे करेंगे, कौन सी मेडिसिन से करेंगे। अब ये जो हाइलुरोनिक इंजेक्शन है, ये हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, ये उसमें कह लें कि यूज होता है। इसमें क्या होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड का एक कह लें कि हिस्सा होता है जो कि हमारे जॉइंट को मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपके जो जॉइंट है वो लुब्रिकेट रहते हैं, फ्रिक्शन नहीं होती, इजीली मूवमेंट करते हैं, आपकी जो पेन है जॉइंट की वो कम हो जाती है। ठीक है, या इसके अल्टरनेटिव जो है वो आप एनसेड भी यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ मेडिसिन मैं अपने से जो मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को के साथ जो क्योंकि शेयर करना चाहता हूँ वो आप लोग लीजिएगा। ठीक है, और एक और चीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो आप लिख लीजिएगा। आप लोगों को जल्दी तो नहीं बेटा कोई, बाकी थोड़ा सा रह गया है। नो सर। नो सर। इसमें इसमें ये है कि कोई पेशेंट आपके पास आए तो आपने जब हिस्ट्री लेनी है, अगर उसी को हाइपर टेंशन है, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि उसको सोडियम में कोई पेन किलर नहीं देनी, मतलब कि डिक्लोफेनेक सोडियम नहीं देनी अगर किसी का बीपी हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब उसके पहले ही सोडियम उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ज्यादा ऊपर सोडियम देंगे, उसका बीपी हाई हो जाएगा और दर्द भी कम नहीं होगी। ठीक है, तो जिसका बीपी हाई होता है उसको आपने डिक्लोफेनेक सोडियम नहीं देनी। उसके बाद ये है कि उसको आप पोटाशियम में दे सकते हैं, नेप्रोक्सन में दे सकते हैं, प्रोक्सिकेम में दे सकते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब जो ज्यादातर पेशेंट जिनका फीमेल जो है उनका बीपी ज्यादातर लो होता है, जो मतलब यंग है, मतलब 35 है, 40 से पीछे पीछे जो है उनका बीपी लो ही होता है, हाइपोटेंशन रहती है। तो उसको आप कह ले कि सोडियम में दे सकते हैं। फिर ये है कि आपको एक और चीज ऐड कर देता हूँ, अगर किसी का बीपी लो होता है ना तो आप उसको सोडियम में पेन किलर देंगे तो आपको कहेंगे डॉक्टर साहब आपने जादू कर दिया, या आप उसको पेन किलर डिक्लोफेनेक सोडियम में लगाएंगे तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब आपने जादू कर दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद पेशेंट जो है इनको डील किया हुआ है, मतलब कि घर के जो फैमिली पेशेंट है उनको भी मैंने डील किया हुआ है कि अगर उसका बीपी लो है तो हम उसको जो है डिक्लोफेनेक सोडियम देंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही जब आप हाइपर टेंशन वाले, मतलब जिसका बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको आप पोटाशियम में देंगे, नेप्रोक्सन में देंगे, प्रोक्सिकेम में देंगे, तो उसकी जो दर्द वगैरह है वो बेहतर हो जाएगी। अब मैं कंपनियों के जो है वो कह ले के नेम आपको बताऊंगा तो वो साल ही गुजर जाएंगे, मतलब कि ब्रांड नेम इतने हैं, लेकिन ये कि आपको फार्मूला जो है वो याद होने चाहिए कि पेन को आपने कैसे कंट्रोल करना है। अब मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने एक
रखनी है कि उसमें आपको एक तो जेल चाहिए, अल्ट्रासोनिक जेल, उसके बाद आपके पास हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम होनी चाहिए, फिर कोई पेन किलर क्रीम होनी चाहिए, उसमें मूव क्रीम भी आ सकती है, फ्लोजन क्रीम भी आ सकती है, मैंने अपने फालों को दिखाया, फ्लोरान वैसे क्रीम भी चाहिए आ ना, मतलब एक किस्सा से दूसरे किस्सा में जल्दी ट्रांसफर मैं अपने फालों से बोला तुम्हारे भी 4 बार अल्लाह यार नहीं, मैंने फालों से बोला था कि देखें मेरे सर, मेरे सर देखा। और उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है कि मुख्तलिफ ये स्ट्रेटजीज आ जाती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के हिसाब से। सबसे पहले आ जाता है आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो ग्रीन वाला आपको एरिया नजर आ रहा है, इसमें ये है कि पेशेंट का वेट कंट्रोल करना है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बार बार ये एजुकेट करना है, अपना वेट कम करें, अपनी जो डाइट है उसको अच्छा रखें, फिर एक्सरसाइज वगैरह करवाएं। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। बाज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये दोनों चीजें देनी पड़ती हैं, ये एजुकेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, साथ में आपको मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है या आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इन दोनों कंडीशन से पेशेंट ठीक ना हो तो देन उसका एंड जो है वो सर्जरी है। अब फिजियोथेरेपिस्ट का मेरा जो कहले कि अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि कोई मतलब ये वो टॉपिक पे या कहीं मीडिया पे मुझसे कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हूँ वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो पाकिस्तान में रेशियो है उसको कम किया जाए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से। अब ये देखें यहाँ पर दोनों चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं। अगर वेट कंट्रोल है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा, एक्सरसाइज भी फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा, एजुकेशन भी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा, फिर मेडिसिन भी हमें अलाउ है। तो तब ये जब दोनों चीजें हम करेंगे तो पेशेंट की ऑटोमेटिकली जो है वो रिकवरी हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार है और वो ऑपरेट करवा रहा, सर्जरी करवा रहा, तो मैं ये सबसे पहले कहूंगा कि हमारी फिजियोथेरेपिस्ट की गलती है। उसके बाद पेशेंट की गलती है कि उसने चेकअप क्यों नहीं करवाया। अब हम फ्री में मेडिकल कैंप कर रहे हैं, फ्री में फिजियोथेरेपी कैंप कर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि हम वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मरीज को चेक करें और उस एरिया में जो है वो फिजियोथेरेपी की जो है वो अवेयरनेस जो है वो हम पेशेंट को दें कि फिजियोथेरेपी क्या है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कितना वो डिफरेंस है दूसरे डिपार्टमेंट से। और ये आप लोगों ने भी ये फ्यूचर में या अभी से जो है वो अपने स्टार्ट कर देनी है, अपनी फिजियोथेरेपी को अवेयरनेस जो है वो फैलाएं ताकि कोई आपको जो है वो कह ले कि मजाक ही ना कर सके। उसके बाद ये है कि कुछ चीजें और भी ऐड हैं जो कि कह ले कि आप करेंगे तो उससे कह ले कि बेहतर जो है वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाइड्रोथेरेपी का पहले मैं बता चुका हूँ। अगर आप योगा करते हैं तो योगा के साथ भी जो है वो कह ले कि मुख्तलिफ रिसर्च है जिसकी बेस पे कि अगर आप अक्यूपंक्चर करते हैं, डाइट वगैरह अच्छी लेती हैं, योगा करते हैं, ठीक है, तो ये एक जो है वो कह ले कि चाइनीज है टाई ची, ये भी इनकी कह ले कि एक टेक्निक्स है जो यूज करते हैं जिससे कह ले कि पेशेंट जो है वो, ये रिसर्च बता रही है, मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बता रही है कि इससे भी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है या आर्थराइटिस जो है उससे कम हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद ये है हिप आर्थोस्कोपी, सर्जिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं हिप के रिलेटेड, हिप रिसर्फेसिंग। ये रिसर्फेसिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कोई बोन है, लाइक ओस्टियोफाइड बन गया है या उसके ऊपर बम्प बन गया है, उसकी वो सरफेस को जब आप साफ कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसको क्लियर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हिप रिसर्फेसिस। उसके बाद आ जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आप उस हिप को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, फिर पेल्विक ओस्टियोटोमी आ जाती है, ठीक है, फिर फिमोरल ओस्टियोटोमी आ जाती है। अब ये टोमी का मतलब क्या है, किसी को पता है? सर कटिंग। जी, इसमें क्या होता है कि अगर आपके मुख्तलिफ बोन जो है वो कह लें कि उसकी ओवर ग्रोथ हो गई है, लाइक दैट मैंने आपको बताया ओस्टियोकोंड्रोमा, वो चीज आ जाती है, या आपके बोन का ओस्टियोफाइड आ जाता है, बोन स्पर बन जाता है, उसको जब रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओस्टियोटोमी। अभी फीमोरल की किसी पार्ट को आप जो है वो कट कर रहे हैं या पेल्विक के किसी रीजन को कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ओस्टियोटोमी। उसके बाद ये है कि इसको मैं आप ब्रीफली आपको बता देता हूँ, इसका इतना डीपली नहीं जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ रिसर्च की गई है कि आपकी जो पेन है, स्वेलिंग है या स्टिफनेस है, उसको मुख्तलिफ जो है वो कह लें कि खानों से जो है या मुख्तलिफ डाइट प्लान से जो है वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड हैं जिससे इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, स्वेलिंग भी कम होती है, पेन भी कम होती है, ठीक है। और वो कौन से 8 फूड हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि ऑयली फिश आप लें, ऑयल्स यूज करें, डेयरी आप यूज करें, डार्क लीफी ग्रीन करें, ये बड़े बड़े जो ग्रीन पत्तों मतलब पालक वगैरह जो है, ये आप साग वगैरह जो होता है ये आप यूज करें। उसके बाद ब्रोकोली होती है,
ये कह लें कि ये भी ग्रीन प्लांट होता है। ये जो हमारी गोभी होती है ना, गोभी कैबेज वगैरह जिसे बोलते हैं, ये उसकी कह लें कि आर्टिफिशियली अगर फैमिली बनी हुई है तो इससे भी जो है वो आपका कह लें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। फिर ये ग्रीन टी आ जाती है। ग्रीन टी जो है ये कह लें कि इधर नर्सरी वगैरह से आपको मिल जाएगी। ये 50 रुपए में 100 रुपए में इसका पौधा मिलता है, वो आप घर में लगाएं तो आप इजीली जो है वो कह लें कि साल 2 साल आपके गुजर जाएंगे। फिर आपके ये कह लें कि गार्लिक आ जाता है और नट्स आ जाता है। ये 8 कह लें कि ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी पेन को, उसकी स्वेलिंग को, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। सर फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना अलाउड है? जी बेटा, मेडिसिन अलाउ है। ये आपको मैं अभी बताता जाऊं कि 5 साल की आपकी डिग्री है, अगर आपको सरकारी जॉब मिलती है तो आप एमबीबीएस के बराबर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, जो एमबीबीएस का हाउस जॉब के बाद जॉब होती है वही ग्रेड आपका होगा, वही एमबीबीएस का होगा। और डॉक्टर भी आपको इसीलिए अलाउ किया गया है कि आपको 5 ईयर की जो है वो डिग्री है। फिर आपको मेडिसिन जो है वो मेरे ख्याल से 3 या 4 सेमेस्टर में आपको वो पढ़ाई जाएगी फार्मा की। ठीक है, आप पेन किलर लिख सकते हैं, मसल रिलैक्सन लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल मेडिसिन आप नहीं लिख सकते, लेकिन जो आपकी कह लें कि बीमारी के रिलेटेड है, आपने किसी डिजीज को ट्रीट करना है, उसके रिलेटेड जो है वो आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंजेक्शन जो है वो आप नहीं लगा सकते। इंजेक्शन आप तभी लगा सकते हैं जब आप आउट ऑफ कंट्री से जो है वो ऑथराइज हों कि आपने इस डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो डिप्लोमे के मुताबिक आप कर सकते हैं। फिर पंक्चर है तो उसका आपने डिप्लोमा किया हो तो आप कर सकते हैं। सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट अगर आपने कोई हिजामा करना है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है जो ग्रेड 4 में मतलब है, कार्टिलेज बिल्कुल डीजेनरेट हो चुका है, तो उनको एक्सरसाइजेस करानी चाहिए ये जो इसमें बीच में आई थी, या बस पेन किलर से मैनेज करें? ये अब सुन लीजिएगा। अगर किसी की अब ये है कि मेरे पास एक पेशेंट था, वो 72 इयर्स ओल्ड पेशेंट था। वो कह ले कि मेरी दादी अम्मा ही बनी हुई थी, मतलब कि उनके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन था। तो उनका कह ले कि एज एक तो क्रॉस कर गई थी 70 साल से अबव थी। तो अब जब आपकी इम्यूनिटी नहीं है कि आपका जख्म अच्छे से जल्दी से हील हो जाए, तो तब ऑपरेट का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 50 से अबव है, मतलब कि 15 भी है, 16 तक भी है, तो आप ऑपरेट करवा लें। ठीक है, लेकिन 60 से बाद जाके आप ऑपरेट मेरे ख्याल से नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? अगर आपकी अगर इम्यूनिटी ठीक है तो वो करवा लेना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करवाना चाहिए। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मेडिसिन वगैरह से ठीक होगा या फिजियोथेरेपी से ठीक होगा, तो तब जो है वो पेशेंट को रेस्ट करवानी चाहिए। उसकी कह ले कि आप जो है अगर घर में क्रोनिक में करवाना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली का पेशेंट है, आप उस पर रिस्क भी ले लें तो कोई इशू नहीं है। तब आप उसमें इंटरेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। उनको जो कह ले कि अल्ट्रासाउंड है वो आप कर सकते हैं। फिर आप उन पे इंफ्रारेड लगा सकते हैं, वो भी हिस्ट्री लेके। ओके सर, थैंक यू। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना पेशेंट, आपने उनको मना करना है कि आप ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ें। ठीक है, सीढ़ियों पे ज्यादा चढ़ने से बार बार जब हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, मूवमेंट्स होती है, उससे हमारी फ्रिक्शन और बढ़ती है। हमारी जो बोन है एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, जब रब करती हैं तो हमारी कार्टिलेज है वो ज्यादा कह ले के डिस्टॉर्ट होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपने रोकनी है। वो क्या कर सकते हैं जिससे वो बेहतर रहें या ऑस्टियोआर्थराइटिस बेहतर हो, तो वो साइकिलिंग करें। ठीक है, साइकिल वो कर सकते हैं, साइकिलिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, अब साइकिलिंग क्यों कर सकते हैं? जब साइकिलिंग करेंगे तो उनका जो आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बेंड होगा। जब बेंड होगा तो उसके अंदर स्पेस आएगी, मतलब कि स्पेस आ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर जी वो टांगे उठा के तो ऊपर को भी जा रहे हैं, फिर टांगों के साथ ये कर रहे हैं, तो फर्क क्या होगा? तो फर्क ये है कि जब वो
ऊपर को जाएंगे तो उनकी जो ऊपर वाला एरिया है वो बेंड होने से नहीं ओपन हो रहा, लेकिन जब वो साइकिलिंग करेंगे, अब ये साइकिलिंग पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं है कि आप छोटी सी साइकिल उन्हें ले दें उस पे ऊपर वो बार बार कर देते जाएं तो वो नी का जो आगे वाला हिस्सा है, मतलब कि हमारे जो कंडाइल्स वगैरह हैं वो ही ओपन ना हो रहे हो,